Hello students. So today's chapter is from the Diary of Anne Frank. तो ये चैप्टर जो है ये बेसिकली एक एक्सट्रैक्ट है विच इज़ टेकन फ्रॉम द फेमस डायरी ऑफ एनी फ्रैंक विच वाज रिटन बाय हर ड्यूरिंग द नाजी ऑक्यूपेशन। ठीक है, तो क्या होता है 1933 में, ठीक है 1933 में जब हिटलर पावर में आता है तो वो क्या करता है, ज्यूस का मास क्या कहना चाहिए, मतलब बहुत ज़्यादा नंबर में ज्यूस को मारना शुरू कर देता है। ठीक है, 1933 में जब हिटलर पावर में आता है, जब वो डिक्टेटर बनता है तो बहुत ही ज़्यादा नंबर में ज्यूस जो है वो एक रिलीजन है। ठीक है, ज्यूस जो है जुदाइज़म रिलीजन है और ज्यूस जो हैं वो उस रिलीजन को फॉलो करने वालों को ज्यूस बोलते हैं। ठीक है, जुदाइज़म इज़ द रिलीजन एंड द फॉलोअर्स ऑफ जुदाइज़म आर नोन एज ज्यूस। ठीक है, तो हिटलर जो है वो ज्यूस को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। ठीक है, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे जब अमेरिका ने जर्मनी को सपोर्ट करना बंद कर दिया तो उसने ये सारा ब्लेम जो है वो ज्यूस के ऊपर डाला कि ये जो सारी चीज़ें हो रही हैं ये सब ज्यूस के कारण हो रही हैं और इनको मरना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अभी वो इस तरीके से एकदम खुलेआम उनको मार नहीं सकता था क्योंकि सबकी नज़र उस पर थी। ठीक है, वर्ल्ड स्क्रूटनी पे था वो। ठीक है, मतलब यदि ऐसा कुछ वो करता तो पूरी दुनिया उस पर क्वेश्चनिंग कर सकती थी कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए ना, एवरीबडी वुड प्रोटेस्ट इट। तो वो क्या करता है, कंसंट्रेशन कैंप्स बनवाता है। ठीक है, कंसंट्रेशन कैंप्स क्या होते हैं, बहुत बड़ी सी ऐसे फैक्ट्री काइंड ऑफ, जैसे फैक्ट्रीज होती है ना, बड़ी बड़ी फैक्ट्री, ऐसी फैक्ट्रीज रहती थी तो उसमें लोगों को एकदम भर दिया जाता था, बहुत ही भारी नंबर में, बहुत ही ज़्यादा लोगों को यहाँ अंदर भर करके और फिर जहरीली गैस छोड़ दी जाती थी जिस कारण से लोगों की डेथ हो जाती थी। ठीक है, तो इस तरीके से उसने ज्यूस को मारना शुरू किया था। ठीक है, और लार्ज नंबर पे जो डेथ्स होती है उनको हॉलोकॉस्ट कहा जाता है। ठीक है, हॉलोकॉस्ट, बहुत ही लार्ज नंबर पे यदि लोग मरते हैं तो उसे हॉलोकॉस्ट कहते हैं। ठीक है, तो ये एक बहुत ही ज़्यादा बोलना चाहिए कि हर्टफुल डिज़ास्टर, ह्यूमन डिज़ास्ट्रस इवेंट रहा है ये हिटलर के समय का, जब उसने कैसे कंसंट्रेशन कैंप्स बना करके करीबन 1.5 करोड़ ज्यूस को मार दिया था। 1.5 करोड़ ज्यूस को, ठीक है, 1.5 करोड़ ज्यूस को उसने मार डाला था इस तरीके से। ठीक है, तो एनी फ्रैंक की क्या स्टोरी रहती है कि एनी फ्रैंक की एक छोटी सी फैमिली रहती है जिसमें उनके फादर रहते हैं ऑटो फ्रैंक, उनकी मदर रहती है, उनकी बहन रहती है मार्गोट। ठीक है, और वो बस 4 लोग रहते हैं फैमिली में और एनी फ्रैंक वाज द यंगेस्ट वन। ठीक है, तो ये जो है ये जर्मनी में रहता है, लेकिन जब हिटलर आता है तो ये, जब हिटलर मतलब डिक्टेटर बनता है वहाँ का, तो ये नीदरलैंड शिफ्ट हो जाते हैं। ठीक है, ये नीदरलैंड शिफ्ट हो जाते हैं और फिर कुछ ही समय के बाद जर्मनी जो है नीदरलैंड को भी ऑक्यूपाई कर लेता है, तो इन्हें एक जगह पे छिपना पड़ता है। तो क्या होता है, जो ऑटो फ्रैंक का ऑफिस रहता है वहाँ पे ये पूरी फैमिली जा कर के छिपती है। ऑटो फ्रैंक के ऑफिस में, जैसे ये ऑफिस है ऑटो फ्रैंक का, ठीक है, तो वहाँ पे एक हिडन वे था, एक हिडन रास्ता था जहाँ से दूसरी बिल्डिंग में जाया जा सकता था। ठीक है, तो वहाँ उस एरिया में ये जा कर के छिपते हैं। तो इस तरीके का वहाँ माहौल रहता है कि उन्हें बहुत धीरे धीरे बात करनी पड़ती थी, क्योंकि यदि तेज़ बात करेंगे तो कोई सुन लेगा तो और कंप्लेन कर देगा। तो ना वो लाइट्स जला सकते थे, ना वो तेज़ बात कर सकते थे, ना वो तेज़ चल सकते थे, तो बहुत ही कम आवाज़ निकालने की कोशिश करते थे वो। इस तरीके से करीबन वो 1.5-2 साल उन लोगों ने वहाँ बिताए। लेकिन 4 अगस्त को किसी ने उनकी कंप्लेन कर दी कि यहाँ पे ज्यूस जो हैं वो छुपे हुए हैं, और जर्मन ट्रूप ने आकर के उनको पकड़ लिया और उनकी पूरी फैमिली को जो है
पकड़ के कंसंट्रेशन कैंप में ले जाया गया। तो इनिशियली पूरी फैमिली जो थी वो एक ही कंसंट्रेशन कैंप में थी, लेकिन उसके बाद में इनकी सिस्टर को और इन्हें दूसरे कंसंट्रेशन कैंप में शिफ्ट कर दिया गया। वहाँ पे कंडीशंस इतनी ख़राब थी कि वहाँ ओढ़ने के लिए भी जो चादर या कंबल जो भी दिया जाता था वो उसमें कीड़े होते थे। तो इन अनहाइजेनिक कंडीशंस के कारण एनी फ्रैंक की जो सिस्टर रहती है मार्गोट, उनकी डेथ हो गई और उनकी डेथ के ही कुछ दिनों के बाद एनी फ्रैंक की भी डेथ हो गई। तो एनी फ्रैंक जब 13 इयर्स की थी, ठीक है, 13 साल की थी, तब उनके फादर ने उनको एक डायरी गिफ्ट की थी। ठीक है, वो जो डायरी थी वो उनकी बेस्ट फ्रेंड बन गई और एनी फ्रैंक ने सारी चीज़ें जो उस टाइम पे हुई वो सारी चीज़ें उन्होंने अपनी इस डायरी में नोट डाउन करना शुरू कर दिया। तो उनकी फैमिली के हर कोई मेंबर मर चुके थे सिवाय उनके फादर के, ऑटो फ्रैंक के। ठीक है, ऑटो फ्रैंक को लास्ट में एनी फ्रैंक की डायरी मिलती है जिसे वो पब्लिश करवाते हैं एंड इट बिकेम वन ऑफ द मोस्ट रेड नॉवेल्स। ठीक है, करीबन 60 लैंग्वेजेस में इस नावल का ट्रांसलेशन हुआ और मिलियंस ऑफ कॉपीज़ जो है इस नावल की बटी हैं। ठीक है, इस नावल में उन्होंने हर एक चीज़ के बारे में बताया, किस तरीके से हिटलर काम कर रहा था, क्या उसकी आइडियोलॉजी थी, क्यों रिलीजन के बेसिस पे ऐसी चीज़ें हो रही थी, क्यों इन सब चीज़ों को नहीं होना चाहिए था। और ये जो डायरी थी उनने 13 साल की उम्र में लिखना शुरू किया था। 13th बर्थडे पे उन्हें डायरी मिली थी और तब उन्होंने डायरी लिखनी शुरू की। तो इतनी छोटी एज के हिसाब से जो भी इसमें कंटेंट है वो बहुत ही मैच्योर है, बहुत ही मैच्योरिटी के साथ में उन्होंने सारी चीज़ें इस नावल में या इस डायरी में, इस बुक में लिखी थी। ठीक है, इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा फेमस हुई है। तो ये एक ब्रीफ हिस्ट्री थी इस चैप्टर के पीछे। तो आपको जो है बस एक एक्सट्रैक्ट है उस डायरी का, एक छोटा सा पार्ट है। ठीक है, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन। विल स्टार्ट विद द चैप्टर नाउ। सी हियर बिफोर यू रीड। Anneliese Mary Annie Frank, 12 June 1929, February March 1945। तो सिर्फ 15 साल, ओनली 15 ईयर्स ये जी पाई। ठीक है, सिर्फ 15 साल की थी ये जब इनकी डेथ होगी। एज अ जर्मन बॉर्न जूइश गर्ल who wrote while in hiding from with her family and 4 friends in Amsterdam during the German occupation of the Netherlands in World War II। ठीक है, तो ये एनी फ्रैंक जो थी ये वहाँ पे पहले अपने फैमिली के साथ में थी, लेकिन उसके बाद में एक और फैमिली आकर के इनके साथ में रहने लगी। ठीक है, और जहाँ पे ये रहते थे उस जगह का नाम था सीक्रेट एनेक्स। ठीक है, उस जगह को सीक्रेट एनेक्स के नाम से बुलाया गया और 1960 में उस सीक्रेट एनेक्स को म्यूज़ियम बना दिया गया। ठीक है, 1960 में उस सीक्रेट एनेक्स को एज अ म्यूज़ियम बना दिया गया। Her family had moved to Amsterdam after the Nazi gained power in the Germany, but were trapped when the Nazi occupation extended into the Netherlands. As persecutions against the Jewish population increased, persecution मतलब कि अत्याचार, जो भी उनके ऊपर अत्याचार हो रहे थे। So, as the persecutions against the Jewish population increased, the family went into hiding in July 1942 in hidden rooms in her father Otto Frank's office building। ठीक है, ऑटो फ्रैंक के ऑफिस बिल्डिंग में ये लोग छुपने के लिए चले गए। After 2 years in hiding, the group was betrayed and transported to the concentration camp system where Annie died of typhus in Bergen-Belsen। Bergen-Belsen वो concentration camp था जहाँ पे एनी फ्रैंक और मार्गोट की डेथ हो जाती है। ठीक है, within days of her sister Margot Frank, her father Otto, the only survivor of the group, returned to Amsterdam after the war ended to find that her diary had been saved. Convinced that it was a unique record, he took action to have it published in English under the name The Diary of a Young Girl। ठीक है, तो इस नाम से अमेरिका ने इस बुक को पब्लिश किया, The Diary of a Young Girl। ऑलराइट,
The diary was given to Annie Frank for her 13th birthday and chronicles the event of her life from 12 जून 1942 until 1 अगस्त। तो लास्ट एंट्री जो डायरी में हुई थी वो थी 1 अगस्त की, क्योंकि फिर 4 अगस्त को उनकी पूरी फैमिली को पकड़ लिया गया। ठीक है। It was eventually translated from its original Dutch into many languages and became one of the world's most widely read novels. So originally it was written in Dutch. Dutch is a language जो जर्मनी में बोली जाती है। ठीक है। तो ओरिजिनली उस लैंग्वेज में लिखी हुई है, फिर इसको 60 अदर लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया गया था। There have also been several films, television, theatrical productions, and even an opera based on the diary. Described as the work of a mature and insightful mind, the diary provides an intimate examination of daily life under Nazi occupation. Annie Frank has become one of the most renowned and discussed of Holocaust victims. ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि बहुत ही लार्ज नंबर में यदि लोगों को मारा जाता है तो उसे हॉलोकॉस्ट कहते हैं। So she was one of the most discussed and most renowned personalities who was discussed during the Holocaust. ये जो हिटलर के द्वारा किया गया था हॉलोकॉस्ट, उसमें सबसे ज़्यादा डिस्कस यदि किसी के बारे में किया गया था तो वो थी एनी फ्रैंक। मूविंग फॉरवर्ड। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको मैच द फॉलोइंग करना है। ठीक है, यहाँ पे आपको दिया जर्नल, डायरी, लॉग, मेमोयर, और यहाँ पे कुछ डिस्क्रिप्शंस दिए हैं। तो आपको मैच करना है कि जर्नल किसे बोलते हैं, डायरी किसे बोलते हैं, लॉग एंड मेमोयर किसको बोलते हैं। और उसके बाद में यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं। ये देखिए, यहाँ पे ये एग्जांपल्स दिए हुए हैं। तो इनमें आपको बताना है कि ये किस चीज़ का एग्जांपल है, जर्नल का है कि लॉग का है कि किस चीज़ का है। ठीक है, तो ये मैंने ऑनलाइन क्लास में भी करवाया था। आप लोग खुद से करके इसको देखना, कोई डाउट रहेगा देन यू कैन आस्क। ऑलराइट, राइटिंग इन अ डायरी is a really strange experience for someone like me, not only because I have never written anything before, but also because it seems to me that later on neither I nor anyone else will be interested in the musings. Musings means thoughts. Musings of a 13-year-old schoolgirl. Oh well, it doesn't matter. I feel like writing, and I have an even greater need to get all kinds of things off my chest. ठीक है, तो एनी फ्रैंक क्या बोलती हैं कि ये बहुत ही स्ट्रेंज एक्सपीरियंस है फॉर मी टू राइट अ डायरी, बिकॉज आई हैव, इट्स नॉट द रीज़न दैट शी हैवंट रिटन अ डायरी बिफोर, बट बिकॉज उनको ऐसा लगता है कि 13-year-old लड़की के थॉट्स के बारे में जानने के लिए किसी को भी इंटरेस्ट नहीं होगा। हो सकता है फ्यूचर में जाके उनको भी कोई इंटरेस्ट ना रहे। ठीक है, इसलिए वो बोलते हैं कि मुझे नहीं लगता कि लिखना कुछ बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल होगा, पर फिर भी वो लिखना चाहती थी। उन्होंने कहा कि फिर भी मैं लिखना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे जो मेरे सीने पे, जो मेरे चेस्ट पे जो एक भार है, एक बर्डन है, उसको रिलीज़ कर सकूँ। थिंग्स ऑफ माई चेस्ट। ठीक है, मतलब जो सीने में एक भार है, मतलब मन में जो बातें हैं उनको मैं पेपर पे उतार सकूँ। Paper has more patience than people. This is a very famous line. Underline it in your book. Paper has more patience than people. कि पेपर में ज़्यादा पेशेंस होता है as compared to people के, लोगों से। कि लोगों से आप बात कर रहे हो, लोगों से बात करते हुए में हो सकता है कि सामने वाले का पेशेंस जवाब दे जाए, हो सकता है कि वो आपकी बातें सुनने में इंटरेस्टेड ना रहे, लेकिन पेपर कभी भी ऐसा नहीं करेगा। आप जो चाहो, जितना चाहो पेपर में लिख सकते हो। पेपर इज़ नॉट गोइंग टू आस्क यू एनी क्वेश्चंस और गोइंग टू जज यू, बट पीपल कैन। ठीक है, आई थॉट ऑफ दिस सेइंग on one of those days when I was feeling a little depressed and was sitting at home with my chin in my hands, bored and listless. Listless means without energy, wondering whether to stay in or go out. I finally stayed where I was, brooding. Brooding means thinking.
Yes, paper does have more patience, and since I am not planning to let anyone else read this stiff backed notebook grandly referred to as a diary, unless I should ever find a real friend, it probably won't make a bit of difference. Okay, so she wanted to make the diary her real friend, कि एक अच्छा दोस्त बनाना चाहती थी वो उस डायरी को. Now I'm back to the point that prompted me to keep a diary in the first place. I don't have a friend. So why she wanted to make the diary as her friend? Because she wasn't having any other friend. Let me put it more clearly. Since no one will believe that a 13-year-old girl is completely alone in the world, and I am not. ठीक है, तो वो उसको अपना फ्रेंड इसलिए भी बनाना चाह रही थी, और इसलिए यहाँ पर आगे आप देखोगे कि वो अपनी फैमिली का एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन देती है. क्यों देती है फैमिली का डिस्क्रिप्शन? क्योंकि लोग ये बिलीव ही नहीं कर सकते कि 13-year-old गर्ल कुड बी अलोन. ये 13 साल की लड़की अकेली हो सकती है, ऐसा लोग बिलीव ही नहीं कर सकते. फैमिली तो रहती है, कोई ना कोई तो रहता ही है साथ में. इसलिए वो एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन भी देती है कि हाँ, मैं अपनी डायरी को अपना फ्रेंड बनाना चाहती हूँ अपने अकेलेपन में. पर मेरे अकेलेपन का मतलब ये नहीं कि मेरे पास फैमिली नहीं है. द ओनली डिफरेंस इज I have family, but still I cannot share each and everything with my family. I need a friend also, but I am not having any friend. ठीक है? And I am not. I have loving parents and a 16-year-old sister, and there are about 30 people I can call friends. I have a family, loving aunts, and a good home. No, on the surface I seem to have everything except my one true friend. All I think about when I am with friends is having a good time. ठीक है, तो वो बोलती है मेरे पास सब कुछ है, only leaving one good friend. I can't bring myself to talk about anything but ordinary everyday things. We don't seem to be able to get any closer, and that's the problem. Maybe it's my fault that we don't confide in each other. In any case, that's just how things are, and unfortunately they are not liable to change. This is why I have started the diary. ठीक है? To enhance the image of this long-awaited friend in my imagination, I don't want to jot down the facts in this diary the way most people would do. ठीक है, जनरली क्या होता है जब लोग डायरी लिखना शुरू करते हैं तो वो क्या करते हैं, सिर्फ इन्फॉर्मेशन जॉट डाउन करते हैं कि ये इस तारीख को, सपोज 13th of July को आई वेंट टू दिस प्लेस एंड दिस हैपन. मतलब इस तरीके से बस लिखते जाते हैं विदाउट एनी डीप मीनिंग्स या इमोशंस, the way most people would do. But I want the diary to be my friend, and I am going to call this friend Kitty. ठीक है, तो वो अपनी डायरी को किटी नाम से बुलाती है, और उसमें उन्होंने इसी तरीके से लिखा है जैसे कि हम अपने फ्रेंड को के साथ कोई भी बात शेयर करते हैं तो किस तरीके से शेयर करते हैं, उसी तरीके से उन्होंने उसमें लिखा हुआ है. सो इट इज़ रिटन इन इनफॉर्मल लैंग्वेज. ठीक है, इनफॉर्मल लैंग्वेज में उन्होंने पूरी अपनी जो डायरी है वो लिखी है. तो ये और भी ज़्यादा कैची हो जाती है. मतलब ये इसको पढ़ने से मतलब इसको पढ़ने में आपका और ज़्यादा मन लगेगा, क्योंकि ऐसा लगेगा एज इफ द राइटर इज स्पीकिंग टू यू. ओके. Since no one would understand a word of my stories to Kitty, if I were to plunge right in, I had better provide a brief sketch of my life, much as I dislike doing so. ठीक है, तो वो क्या बोलती हैं कि कोई भी इंटरेस्टेड नहीं रहेगा, किसी को भी कुछ भी समझ में नहीं आएगा मेरी किटी के बारे में, मेरी किटी में जो भी मैं लिखूंगी, यदि मैं डायरेक्ट लिखना शुरू कर दूँ. इसलिए मैं अपनी लाइफ का एक छोटा सा स्केच देना चाहती हूँ, मतलब अपनी लाइफ के बारे में बताना चाहती हूँ. माई फादर, द मोस्ट अडोरेबल फादर आई हैव एवर सीन, didn't marry my mother until he was 36 and she was 25. My sister Margot was born in Frankfurt in Germany in 1926 and I was born on 12 June 1929. I lived in Frankfurt until I was 4. My father immigrated to Holland in 1933. मतलब एक जगह से, मतलब वो फ्रैंकफर्ट से हॉलैंड चले जाते हैं उसके फादर. ठीक है, इमिग्रेटेड मीन्स एक जगह से दूसरी जगह जाना. ठीक है, तो फ्रैंकफर्ट से हॉलैंड चले जाते हैं वो 1933 में. माई मदर
Edith Hollander Frank went with him to Holland in September, while Margot and I were sent to Athens to stay with our grandmother. तो इनिशियली जो है वो अपनी ग्रैंडमदर के साथ में उन्होंने काफ़ी टाइम स्पेंड किया है, ठीक है. Margot went to Holland in December and I followed in February, when I plunked down on the table as a बर्थडे प्रेजेंट फॉर मार्गोट. ठीक है, तो पहले मार्गोट जो है वो जाती है वहाँ अपने मदर फादर के पास दिसंबर में, और मार्गोट के बर्थडे के दिन ही एनी जो है वो वहाँ पे पहुँचती है. I started right away at the Montessori nursery school. I stayed there until I was 6, at which time I started in the first form. In the sixth form, my teacher was Mrs. Cooperus, the headmistress. At the end of the year, we were both in tears as we said a heartbreaking farewell. ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एनी जो थी वो बहुत ही ज़्यादा खुश मिजाज लड़की थी. ठीक है, मतलब उनका अपनी टीचर्स के साथ में भी बहुत ही अच्छा रिलेशंस थे, कि जब वो छोटी थी तब भी जब वो अपने स्कूल छोड़ करके जा रही थी तो मिसेस कूपरस और उनके दोनों की आंखों में आंसू थे. ठीक. In the summer of 1941, Grandma fell ill and had to have an operation. So my birthday passed with little celebration. Grandma died in January 1942. No one knows how often I think of her and still love her. ठीक है, तो वो अपनी ग्रैंडमा से बहुत ही ज़्यादा प्यार करती थी. This birthday celebration in 1942 was intended to make up for the other, and Grandma's candle was lit along with the rest. The four of us are still doing well, and that brings me to the present day of 20th June 1942 and the solemn dedication of my diary. ठीक है, तो ये उन्होंने ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया डायरी स्टार्ट करने से पहले. मतलब देखो कितनी ज़्यादा तरीके से, कितने सही तरीके से उन्होंने अपनी डायरी को लिखना शुरू किया, कि सिर्फ सिंपली डेट डाल करके और जैसे कि लोग स्टार्ट कर देते हैं डायरी लिखना, वैसे ना लिख करके उन्होंने अपनी लाइफ का एक ब्रीफ स्केच दिया स्टार्टिंग में, कि कौन कौन है उनकी फैमिली में, क्या क्या हुआ, हाउ वाज हर रिलेशनशिप विथ हर टीचर्स, हाउ वाज हर रिलेशनशिप विथ हर फैमिली मेम्बर्स, एंड देन शी स्टार्टेड टू राइट हर डायरी. ठीक है. Saturday, 20th June 1942. Dear Kitty, our entire class is quacking in its boots. Quacking in its boots मतलब कि सब बहुत ज़्यादा डरे हुए. To be in fear. Quacking in its boots means to be in fear. The reason, of course, is the forthcoming meeting in which the teachers decide who will move up to the next form and who will be kept back. ठीक है, मतलब ये समझ सकते हैं कि वो रिजल्ट का दिन था. टीचर्स वर गोइंग टू डिसाइड कि कौन उसी क्लास में रहेगा और कौन पास होगा. हाफ द क्लास इज मेकिंग बेट्स. Gian and I laugh ourselves silly at two boys behind us, Cian and Jacques, who have staked their entire holiday savings on their bet. From morning to night, it's you are going to pass. No, I am not. You, yes, you are. No, I am not. Even G's pleading glances and my angry outbursts can't calm them down. If you ask me, there are so many dummies that about a quarter of the class should be kept back. But teachers are the most unpredictable creatures on earth. ठीक है, तो वो क्या बोलती हैं कि मेरे हिसाब से तो क्लास में बहुत ज़्यादा डमीज़ है. मतलब बहुत डमीज़ का मतलब होता है कि लो इंटेलेक्चुअल, मतलब बहुत सारे बच्चे ऐसे जिन्हें इसी क्लास में रहना चाहिए, पास भी नहीं होना चाहिए. लेकिन वो क्या बोलते हैं कि टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल क्रीचर्स ऑन द अर्थ. कि टीचर्स जो हैं वो ऐसे क्रीचर्स हैं जिन्हें प्रिडिक्ट करना, ठीक है, जिनके बारे में जानना कि अभी ये क्या करने वाले हैं फ्यूचर में, वो हम प्रिडिक्ट कर ही नहीं सकते. वो ऐसे क्रीचर्स हैं. ठीक है. I'm not so worried about my girlfriends and myself. We will make it. The only subject I am not sure about is maths. Anyway, all we can do is wait. Until then, we keep telling each other not to lose heart. I get along pretty well with all my teachers. There are 9 of them, 7 men and 2 women. Mr. Keesing, the old Fuji who teaches maths, was annoyed
with me for ages because I talked so much। ठीक है, मतलब कि इससे ये पता चलता है कि जो एनी फ्रैंक थी वो बहुत ही बात करने वाली थी, एकदम चैटर बॉक्स थी, मतलब उनको बात करना बहुत ज़्यादा पसंद था। ठीक है, तो वो अपनी मैथ्स क्लास में बात करती थी, तो मिस्टर कीजिंग जो थे वो बहुत ज़्यादा अनॉयड हो जाते थे, बहुत परेशान रहते थे उससे, बहुत ज़्यादा इरिटेटेड रहते थे कि लड़की कितना ज़्यादा बात करती है क्लास में। ठीक है, तो क्या होता है, आफ्टर सेवरल वार्निंग ही असाइंड मी एक्स्ट्रा होमवर्क। तो उन्हें बहुत सारी वार्निंग दी जाती है लेकिन वो मानती नहीं है, तो उनको एक्स्ट्रा होमवर्क पकड़ा दिया जाता है। एंड ऐसे ऑन द सब्जेक्ट अ चैटर बॉक्स। चैटर बॉक्स मतलब ऐसा कोई इंसान जो बहुत ज़्यादा बात करता हो। अ चैटर बॉक्स what can you write about that? I did worry about that later. I decided I jotted down the title in my notebook, tucked it in my bag and tried to keep quiet। ठीक है, तो वो क्या करती है, टाइटल को अपने बुक में लिखती है, नोटबुक में लिखती है, नोटबुक को बैग में रखती है और चुप बैठने की कोशिश करती है थोड़ा। That evening, after I had finished the rest of my homework, the note about the essay caught my eye. I began thinking about the subject while chewing the tip of my fountain pen. Anyone could ramble on. Ramble on means just to write something, कि बस लिखना है तो उसके लिखने के नाम पे कुछ भी लिख दो, है ना। तो anyone could ramble on and leave big spaces between the words, but the trick was to come up with convincing arguments to prove the necessity of talking। ठीक है, तो वो क्या बोलती है, मैं मतलब ऐसे तो कोई भी कुछ भी लिख सकता है, लेकिन मज़ा तो तब आएगा जब कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट्स आप प्रेजेंट करो ओवर नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग, कि क्यों बात करना ज़रूरी है, उसके ऊपर एक कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट्स आप पुट अप करो। I thought and suddenly I had an idea. I wrote the 3 pages Mr. Keesing had assigned me and was satisfied. I argued that talking is a student's trait and that I would do my best to keep it under control। तो वो क्या आर्ग्यूमेंट पुट अप करती है कि जो बात करना है वो स्टूडेंट का बेसिक ट्रेट होता है। ट्रेट मतलब कैरेक्टरिस्टिक, कि भाई बच्चे हैं तो बात तो करेंगे, ठीक है, बट आई विल ट्राई टू कीप इट अंडर कंट्रोल, शी सेड। But that I would never be able to cure myself of the habit since my mother talked as much as I did, if not more, and that there's not much you can do about inherited traits। ठीक है, तो वो क्या कहती है कि हाँ मैं कंट्रोल करने की कोशिश करूँगी लेकिन मैं इसको पूरी तरीके से ठीक नहीं कर सकती हूँ। Why? Because my mother used to talk as much as I do, and और जो इनहेरिटेड ट्रेट्स होते हैं, इनहेरिटेड ट्रेट्स मतलब क्वालिटीज़ जो बाय बर्थ मिलती हैं, ठीक है, तो उनका आप कुछ नहीं कर सकते। तो वो बोलते हैं जो बात करने की आदत है मेरी, ये बाय बर्थ है, इनहेरिटेड ट्रेट है, तो इसका आप कुछ नहीं कर सकते। मिस्टर कीजिंग had a good laugh at my arguments, but when I proceeded to talk my way through the next lesson, he assigned me a second essay। ठीक है, तो मिस्टर कीजिंग उस ऐसे को पढ़ के हंसने लगते हैं और फिर उनको एक और ऐसे जो है पकड़ा देते हैं। दिस टाइम इट वॉज सपोज टू बी एन इनकोरेजिबल चैटर बॉक्स। इनकोरेजिबल मतलब समथिंग दैट कैन नॉट बी करेक्टेड, मतलब ऐसा चैटर बॉक्स, ऐसा बात करने वाला कोई इंसान जिसे चुप ही नहीं करवाया जा सकता। I handled it in, and Mr. Keesing had nothing to complain about for 2 whole lessons. However, during the 3rd lesson, he did finally had enough. Annie Frank, as punishment for talking in class, write an essay entitled "Quack Quack Quack," said Mistress Chatterbox। ठीक है, तो क्या होता है, कुछ लेसन तक तो वो बात नहीं करती, लेकिन फिर बात करना शुरू हो जाती है। तो जो मिस्टर कीजिंग हैं उनको फाइनली एक और ऐसे का टॉपिक पकड़ा देते जो था क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स। द क्लास रोड, तो पूरी क्लास जो है वो हंस पड़ती है। आई हैड टू लाफ टू, though I did nearly exhausted my ingenuity on the topic of chatterboxes. It was time to come up with something else, something original। तो वो क्या बोलती है, जितना भी मैं जानती थी चैटरबॉक्स के सब्जेक्ट पे, चैटर बॉक्स के टॉपिक पे, वो सब मैंने लिख दिया। नाउ आई हैव टू कम विद समथिंग ओरिजिनल। माई फ्रेंड सेन
who is good at poetry, offered to help me write the essay from beginning to end in verse, and I jumped for joy. ठीक है, तो वो बोलती कि मेरी फ्रेंड ने है ना मुझे सजेस्ट किया, मुझे हेल्प की वर्सेस में लिखने की. वर्स मतलब होता है पोएम, मतलब ऐसी लाइंस जो कि जिनमें राइम होती है, ठीक है, राइमिंग होती है. तो वो क्या करती है, उस ऐसे को पोएम के फॉर्म में लिखती है. मिस्टर कीजिंग वॉज ट्राइंग टू प्ले अ जोक ऑन मी with this ridiculous subject, but I did made sure the joke was on him. I finished my poem and it was beautiful. It was about a mother duck and a father swan with 3 baby ducklings who were beaten to death by the father because they quacked too much. Luckily, Mr. Keesing took the joke the right way. He read the poem in the class, adding his own comments and to several other classes as well. Since then, I have been allowed to talk and haven't been assigned any extra homework. On the contrary, Mr. Keesing's always making jokes these days. ठीक है, तो क्या होता है, मिस्टर कीजिंग को वो बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है. तो वो ना सिर्फ उस क्लास में उस पोएम को पढ़ते हैं, बल्कि दूसरी क्लासेस में भी जाके उस पोएम को पढ़ते हैं और अपने कमेंट्स भी देते हैं उस पोएम के ऊपर. और उसके बाद से क्या होता है, जो खड़ूस मिस्टर कीजिंग रहते हैं वो भी मजाक करने लगते हैं. ठीक है, मिस्टर कीजिंग ऑलवेज मेकिंग जोक दीज डेज. ठीक है, और फिर उनको एनी फ्रैंक को कभी कोई एक्स्ट्रा होमवर्क नहीं मिला. Alright, so this was all about so this is an extract from the Diary of a Young Girl. एक extract, एक छोटा सा पार्ट है from this novel. Alright, I hope ये क्लियर होगा आपको. कोई डाउट्स यदि रहेंगे तो आप पूछ सकते हैं. Thank you so much.